पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जो पिछले कुछ अरसे में स्टॉक मार्केट में ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पाए, या जिन्होंने इन्वेस्ट किया और जल्दी बेच के निकल गए, क्योंकि 50,000 पे भी टेक्निकल एनालिस्ट और ब्रोकर यही कह रहे थे कि मार्केट ओवरबॉट है, और 60,000 पे भी यही कह रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग मार्केट में एंटर ही ना हुए हों, और हो सकता है कुछ लोग बहुत जल्दी बेच के निकल गए हों, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस तरफ तवज्जो ही ना दी हो। अब हमने YouTube पे कई दफा देखा कि कुछ लोग अगर ये सवाल करते हैं किसी से कि क्या हम अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, तो आगे से जवाब कोई इतना अच्छा नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर निकल गई है, कई लोग कह रहे हैं कि एक बबल है जो एक दिन फट जाएगा। एक साहब हैं YouTube पे, उन्होंने यकीनन लोगों की तवज्जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उस वक्त दिलाई थी जब स्टॉक मार्केट काफी नीचे थी, लेकिन अब अगर कोई उनसे सवाल करे तो वो सिंपल जवाब दे सकते हैं कि भाई उनके मुताबिक ये वक्त सही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ऐसे सवाल पे वो आगे से बेइज्जती करनी शुरू कर देते हैं। खैर, आज के कैपमैन एनालिसिस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या नहीं। देखें, इस सवाल का जवाब आपके जवाब में पोशीदा है। यानी अगर आपसे हम ये सवाल करें कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका जो जवाब आप हमें देंगे उसके मुताबिक हम आपको जवाब दे सकते हैं कि क्या इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अब पिछले कुछ अरसे में बहुत से शेयर्स डबल हो गए हैं, तो आप अगर ये जवाब दें कि भाई हम 6 महीने में अपना पैसा डबल करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो फिर हमारा जवाब आपको ये होगा कि भाई आप स्टॉक मार्केट से सारी जिंदगी के लिए दूर रहें, कभी भी ना आए। देखें, फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ना हमें पता है, और ऐसा हो सकता है कि अगले 1 साल में बहुत से स्टॉक्स यहां से डबल हो जाएं। लेकिन अगर आप ये सोच के आना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको साफ इनकार है, या हमारी तरफ से आपको कोई मशवरा नहीं है, या हमारी तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखी और आपको ये अंदाजा हुआ है कि यार ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है और लॉन्ग टर्म में यहां से बेनिफिट लिया जा सकता है, और ये लॉन्ग टर्म होता है 5, 10, 15, 20, 25, बल्कि आपकी रिटायरमेंट तक कम अज कम, और उसके बाद भी, और दुनिया से रिटायरमेंट तक भी। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो हमारा जवाब ये होगा कि कोई भी वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बुरा नहीं होता। यानी हमारे मुताबिक आपको स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए सालाना, जो बैंक इंटरेस्ट चल रहा है उससे 2% ज्यादा, बस। ये और बात है कि आप जब स्ट्रेटजीज बना के इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा फायदा हो, लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं तो फिर आप इस वक्त भी स्टॉक मार्केट में कदम रख सकते हैं, और अगर स्टॉक मार्केट ने इसी तरह चलना जारी रखा तो आपको 22% से ज्यादा फायदा भी हो सकता है। एट द सेम टाइम आपको इस चीज के लिए भी तैयार रहना होगा कि यह भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट यहां से नीचे आनी शुरू हो जाए, कुछ अरसे नीचे रहे, बल्कि यह भी हो सकता है कि 1 साल नीचे रहे, क्योंकि स्टॉक मार्केट कारोबार है, यहाँ पे कंपनीज कारोबार करती हैं। कारोबार तो हर साल चलता है, कंपनीज के पैसे आते रहते हैं। अगर किसी वजह से, जैसे पास्ट में आपने देखा कि 2 साल स्टॉक मार्केट प्रेशर में रही, तो अच्छे शेयर्स को भी अगर प्रेशर में रखा जाए 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो फिर वो चौथे साल में अगर वो शेयर्स अच्छे हैं तो अपना 3 साल का नुकसान चौथे साल में पूरा कर लेंगे। तो इस सोच के साथ कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे चली गई तो आप होल्ड कर लेंगे और आपका दूसरे तीसरे साल जाके पहले साल का नुकसान भी पूरा हो जाएगा, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में किसी भी वक्त एंट्री ले सकते हैं, बशर्ते के दुनिया के हालात भी ठीक रहें और पाकिस्तान के हालात जहां पे आज हैं वहां से ज्यादा खराब ना हो। देखिए, हम आपको सिर्फ छोटी सी मिसाल देते हैं अपनी ही। हमने स्टॉक मार्केट में तकरीबन 3 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया, और ये वो वक्त था जब स्टॉक मार्केट पीक पे थी, और इसके बाद मार्केट नीचे ही आती रही, और हमने काफी नुकसान किया अपना। लेकिन फिर हमने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके रख दिया जहां से भी हमें नुकसान हुआ, और ये 3 साल का नुकसान हमारा 6 महीने में पूरा हो गया, बल्कि अब हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। अब अगर तो आपको यकीन है कि स्टॉक मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगी और नीचे ही आएगी, तो फिर आप अपना पैसा होल्ड कर लें, और जब आपकी असेसमेंट के मुताबिक मार्केट नीचे आ जाएगी आप एंट्री ले लें। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि मार्केट यहां से नीचे आएगी भी या नहीं, कहीं यहां से ऊपर ही तो नहीं जाती रहेगी,
ये भी हो सकता है कि आज इन्वेस्ट करके आप अगले 2-3 साल में जो मुनाफा कमा सकें आप उससे भी महरूम हो जाएं। तो ये फैसला तो आपने करना है, लेकिन पॉइंट हमारा यही है कि अच्छे स्टॉक्स में आप किसी भी वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपने लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलना है कि अगर मार्केट प्रेशर में आ भी गई, आप उन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप कोई प्रॉपर्टी रीसेल के लिए खरीदते हैं, कई दफा 5-5 साल उसकी कीमत नहीं बढ़ती, लेकिन छठे साल में वो डबल हो जाती है। तो उसी तरह लॉन्ग टर्म का सोच के इसमें इन्वेस्ट करें। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाए, तो बेहतर स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप इन शेयर्स को तो होल्ड करें जो आपने खरीदे हैं, लेकिन आप थोड़े से और कैश का इंतजाम करके अगर मार्केट डिप में चली जाए तो वहां जो शेयर्स ज्यादा नीचे आ गए हैं और अच्छे हैं उनको और बाय कर लें। लेकिन बात वही है कि आपने अच्छे शेयर्स के पीछे भागना है जिससे 20 से 25% रिटर्न एक्सपेक्टेड हो एक साल में। ऐसे शेयर्स के पीछे नहीं भागना जो बिला वजह ऊपर तो जाए जाते हैं लेकिन समझ नहीं आती कि क्यों जा रहे हैं। तो आज का कैपमैन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो आज भी सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, हम आपके सामने कुछ शेयर्स का हाई लेवल तज्जिया पेश करेंगे और उसकी बेसिस पे फैसला आपने करना होगा कि क्या आपको उनमें से किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देंगे, ना ही कभी देते हैं, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। हम इस वीडियो में आपके लिए 45 शेयर्स लेकर आए हैं और इन 45 शेयर्स को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला, डिविडेंड यील्ड टियर 1, यानी इन शेयर्स से हम कम से कम डिविडेंड यील्ड जो है वो 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 12 महीनों में। ये इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि डिविडेंड यील्ड शेयर की आज की प्राइस के ऊपर निकाली जाती है। तो कल को अगर इसकी प्राइस ऊपर हो गई तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल गेन भी मिलेगा और टोटल आपकी परसेंटेज प्रॉफिट की ज्यादा होगी। लेकिन डिविडेंड अगर उतना ही रहा जितना हमने एस्टिमेट किया है पास्ट परफॉर्मेंस की बेस पे, या उससे भी कम हो गया और उसकी वैल्यू भी कम हो गई, तो फिर आपको डबल नुकसान भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट वही है कि अगर ये अच्छे शेयर्स होंगे, अगर आपका भी इनमें कॉन्फिडेंस होगा कि ये अच्छे शेयर्स हैं, तो अगर ये एक साल नीचे रह भी गए तो ये दूसरे या तीसरे साल अपने नुकसान को पूरा कर लेंगे। तो इस सेक्शन में 15 कंपनीज होंगी। फिर डिविडेंड यील्ड टियर 2 स्टॉक्स हैं। इनकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है, 10 से 15 की रेंज में है, लेकिन फिर भी ये अच्छे हैं। कई बार डिविडेंड ज्यादा कम लोगों के लिए मैटर नहीं करता, लोगों को कुछ कंपनीज पसंद होती हैं। उस बेसिस पे आप चूज करना चाहें तो आप टियर 2 में से भी कंपनीज चूज कर सकते हैं। हो सकता है टियर 2 में कोई कंपनी आपको ज्यादा पसंद हो टियर 1 से, और ये भी हो सकता है कि टियर 2 की कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वो तो स्टॉक मार्केट की इम्परफेक्शंस हैं। कोई शेयर बिल्कुल नहीं कमाता हो 400 पे चला जाए, कोई शेयर 400 कमाता है और वो 400 पे रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन बात यही है कि अक्लमंद इन्वेस्टर को ऐसे ही शेयर के पीछे जाना चाहिए जो चाहे 400 रुपए पे है, लेकिन अगर वो 400 कमा रहा है तो। और ऐसे शेयर को देखना भी नहीं चाहिए जो कमाता कुछ नहीं लेकिन 40 से उठ के 400 पे चला गया और कोई ये सोच के खरीद ले कि यहां से 4000 पे भी चला जाएगा। स्टॉक मार्केट की 2 नंबरियां उसको लेके जा सकती हैं, लेकिन अक्लमंद इन्वेस्टर ने उससे दूर रहना है। और ऐसे इन्वेस्टर ने जो थोड़ा फायदा हासिल करना चाहता है लेकिन बड़े नुकसान से बचना चाहता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इस सेक्शन में भी 15 कंपनीज होंगी। और तीसरे सेक्शन में हम आपके सामने कुछ ऐसी कंपनीज पेश करेंगे जो डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं देती, लेकिन फिर भी उनमें ग्रोथ की गुंजाइश काफी ज्यादा नजर आ रही है, यानी कैपिटल गेन। एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि ये सिर्फ अंदाजा है। ऐसा हो सकता है कि ये कंपनियां इतना डिविडेंड ना दें जितना हम एस्टिमेट करेंगे, और दूसरी कंपनियां जो नई उभर के आ रही हैं वो ज्यादा डिविडेंड देना शुरू कर दें। इसी तरह जो ग्रोथ कंपनीज हमने आइडेंटिफाई की हैं उनकी वैल्यू ज्यादा ना बढ़े और बहुत सारे दूसरे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए। तो हमारा ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि सिर्फ यही अच्छे शेयर्स हैं, सिर्फ यही अच्छा डिविडेंड देंगे और सिर्फ यही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अब हम डिविडेंड यील्ड टियर 1 के स्टॉक्स की तरफ आते हैं। इन स्टॉक्स की कोई रैंकिंग नहीं हमने की, ये बस 15 स्टॉक्स हम आपके सामने पेश करेंगे, 15 कंपनीज हम आपके सामने रखेंगे और जो आपको पसंद आए उसमें इन्वेस्ट करने का फैसला आपने खुद करना है। एक और बात कहते चलें
कि इस वीडियो में इन शेयर्स में बहुत सारा डेटा आएगा और डेटा लिखने में गलती हो सकती है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले इस डेटा को आपने पीएसएक्स की साइट से वेरीफाई जरूर करना है। तो जी सबसे पहले है एंग्रो फर्टिलाइजर। इसकी 1 दिसंबर की जो प्राइस चल रही है 101 रुपए 53 पैसे। इसकी बुक वैल्यू है 32 रुपए 67 पैसे और प्राइस टू बुक वैल्यू 3 गुना है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू उस कंपनी की अच्छी समझी जाएगी जो 100% से नीचे हो, या यूं समझ लें कि जिस कंपनी के शेयर की प्राइस बुक वैल्यू से नीचे है वो अच्छी समझी जाएगी इस फैक्टर की असेसमेंट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई शेयर बुक वैल्यू से ऊपर है तो वो अच्छा नहीं। असल में बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, प्रॉफिट रिटेन करती जाती हैं, तो उनकी बुक वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और कुछ कंपनियां जो डिविडेंड देती रहती हैं वो फालतू पैसे रिजर्व्स में नहीं रखती, इसलिए उनकी बुक वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर उनका डिविडेंड देने का पोटेंशियल जारी है तो उनकी असेसमेंट डिविडेंड यील्ड की बेसिस पे करनी चाहिए। बुक वैल्यू की बेसिस पे असेसमेंट तब होती है कि अगर कोई कंपनी बंद हो रही हो, अगर कोई कंपनी बिकने जा रही हो, या फिर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, 10-20 साल आगे का, तो फिर वो अपनी बुक वैल्यू के मुताबिक फ्यूचर में परफॉर्मेंस दे सकती है। अब कुछ कंपनीज के जो फाइनेंशियल ईयर हैं वो जून में खत्म होते हैं, कुछ के सितंबर में और कुछ के दिसंबर में। तो हमने असेसमेंट के लिए पिछले 4 कैलेंडर क्वार्टर्स का डेटा लिया है, यानी कि अक्टूबर 22 से लेके सितंबर 23 तक। अब पिछले 4 क्वार्टर्स में एंग्रो फर्टिलाइजर ने 17.5 रुपए का डिविडेंड दिया है और ये आज की कीमत के हिसाब से 17 रुपए की डिविडेंड यील्ड बन रही है। अब हमने एक कॉलम ऐड किया है एडजस्टेड यील्ड। कुछ शेयर्स की अगले 4 क्वार्टर्स की डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस हम वही रखेंगे जो पिछले 4 क्वार्टर्स में थी, और कुछ शेयर की हम वो चेंज करेंगे, और जहां पे चेंज करेंगे आपको उसका रीजन बताएंगे। लेकिन एंग्रो फर्टिलाइजर के केस में हमें ये लग रहा है कि अगले 4 क्वार्टर्स में भी इतना ही डिविडेंड देंगे, और आज की प्राइस पे उसकी यील्ड है 17%। अगर डिविडेंड उतना ही दिया और प्राइस ऊपर चली गई तो टोटल में आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर इतना ही डिविडेंड दिया और प्राइस नीचे चली गई तो टोटल में कम फायदा होगा। अब आगे 4 कॉलम्स में हमने पिछले 4 क्वार्टर्स के ईपीएस को अलग अलग लिखा है और उनकी बेसिस पे एक टोटल कर दिया है कि पिछले 4 क्वार्टर्स को अगर एक साल माना जाए तो कितना ईपीएस कमाया, और फिर हमने वहां से उसकी प्राइस अर्निंग भी निकाल ली है। क्योंकि ये वाले शेयर्स जो अभी हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं ये प्राइमरीली डिविडेंड यील्ड की बेसिस पे हमें अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे दो फैक्टर्स हैं आप उनको वैसे कंसिडर जरूर कर सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू वाला फैक्टर ई फर्ड का इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्राइस अर्निंग ठीक है 6.13। वैसे हमारे मुताबिक आजकल के हिसाब से प्राइस अर्निंग में हर वो शेयर अच्छा है जो 5 से नीचे है, लेकिन सिर्फ ये एक इंडिकेशन होती है। अब इसकी प्राइस अर्निंग 5 से ऊपर है फिर भी इसकी डिविडेंड यील्ड बेहतर नजर आ रही है, तो हम 6.13 की प्राइस अर्निंग को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और प्राइस अर्निंग में हमने 5 क्यों कहा? हम प्राइस अर्निंग को हमेशा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखते हैं। जैसे इस वक्त मार्केट में डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट अगर 20% है तो 100 को 20 से डिवाइड करेंगे वो 5 आएगा, और उससे नीचे सारे अच्छे हैं प्राइस अर्निंग में। अब अगर कल को इंटरेस्ट रेट 16% हो जाता है तो 100 में से 16 डिवाइड करें तो ये तकरीबन 6.5% बनेगा, और ऐसे में हर वो शेयर जो 6.5 की प्राइस अर्निंग से नीचे होगा तो वो इंडिकेटर उसका पॉजिटिव रहेगा। ये और बात है कि किसी जमाने में अच्छे शेयर्स भी 15 से 20 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भी ट्रेड होते रहे हैं, यानी पोटेंशियल कितना ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम रियलिस्टिक असेसमेंट करते हैं उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया। तो इसके प्राइस अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर इतना अच्छा नहीं भी है फिर भी डिविडेंड यील्ड की बेसिस पे ये अच्छा शेयर है। इसके बाद है जी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ओजीडीसी। इसकी प्राइस अभी चल रही है 110 रुपए 37 पैसे। बुक वैल्यू है 251 रुपए 78 पैसे। प्राइस टू बुक वैल्यू है 44%, यानी आधी से भी कम, तो ये पॉजिटिव हुआ। पिछले 4 क्वार्टर्स में इन्होंने डिविडेंड दिया है 8 रुपए 40 पैसे। डिविडेंड यील्ड बनी 8%। लेकिन इनकी डिविडेंड यील्ड को हमने एडजस्ट किया है। जैसा आप जानते हैं कि सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने के पीछे काफ़ी एफर्ट्स हो रही हैं, और ये आईएमएफ की एक कंडीशन भी थी, और इसी सिलसिले में पावर और गैस की प्राइसेस भी बढ़ाई गई। तो काफ़ी ये महसूस हो रहा है, और कंपनी की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में भी हमने डिस्कशन की कि फ्यूचर में ये मसले आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे। एसएनजीपी एसएसजीसी से ओजीडीसी पीपीएल और पीएसओ को पेमेंट्स रिलीज होंगी, और इनके पास डिविडेंड देने के लिए
पैसा इकट्ठा हो जाएगा जो बड़े अरसे से उनका फंसा हुआ है। और अगर पुराना पैसा एकदम ना भी मिला और आने वाले क्वार्टर्स में जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हुई अगर वही पूरी होती रहीं, यानी कि सर्कुलर डेट बढ़े नहीं, पाइल अप ना हो, जहां पे है वहां भी रुका रहे और अगले क्वार्टर्स में इनको पैसे मिलते रहें, तो फिर भी इनके पास अच्छे खासे पैसे होंगे डिविडेंड देने के लिए। इस टाइम पे कहना बहुत मुश्किल है कि ये डिविडेंड देंगे कितना। हमने बहुत ही मिनिमम असेसमेंट की है कि क्योंकि इन तमाम मुश्किलात में ये 8.4 रुपए देते रहे हैं और अगर इनकी अर्निंग देखें तो पिछले 4 क्वार्टर की अर्निंग 51 रुपए है। अगर वो इसी तरह चलती रही और अगले 4 क्वार्टर्स में भी 50 रुपए हो और 50 में से प्रेशर में कैश फ्लो के जब इश्यूज थे तब 8 रुपए देते रहे हैं, तो जब प्रेशर नहीं होगा तो कम से कम 16 रुपए तो दे ही सकेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो पेमेंट्स रिलीज होने की वजह से पहले 1-2 साल 30-35 रुपए का डिविडेंड भी दे दें। कहना बहुत मुश्किल है, इसका पता चलेगा क्वार्टर 1 2024 में जाके। लेकिन अगर ऐसा होना हुआ तो इस शेयर की प्राइस पहले ही बहुत ऊपर हो जाएगी, तो दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट। प्राइस अर्निंग इसकी बहुत ही कम है और उसकी मेन वजह सर्कुलर डेट का इशू ही है और क्योंकि ये ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाते। लेकिन जब वो मसला नहीं होगा तो ये बहुत बेहतर होने की गुंजाइश मौजूद है और बुक वैल्यू भी आपके सामने है। और अगर ये किसी वजह से एक साल में ज्यादा ना भी बढ़ा या कम भी हो गया तो 10 साल के होराइजन में ये आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स टू कंसिडर फॉर लॉन्ग टर्म। फिर है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। इसकी प्राइस चल रही है 433 रुपए 38 पैसे। बुक वैल्यू है 238 रुपए 46 पैसे। प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा है लेकिन मेन वजह वही है कि ये डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं, इस वजह से इनकी बुक वैल्यू कम है। पिछले साल इन्होंने 80 रुपए का डिविडेंड दिया और पिछले 4 क्वार्टर्स में 133 रुपए की ईपीएस बनी है। डिविडेंड यील्ड है 18% और एडजस्टेड भी सेम है, यानी कि हमें लगता है कि उतना ही डिविडेंड देंगे अगले साल भी। प्राइस अर्निंग के हवाले से भी लो है, तो इसमें काफी पोटेंशियल मौजूद है और अगर बहुत ज्यादा ऊपर ना भी गया तो ये बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाता। और ये ऐसा शेयर है कि अगर ये नीचे चला जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको और खरीदना चाहिए। इसके बाद है जी पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ। इसकी प्राइस है 178 रुपए 77 पैसे। बुक वैल्यू तकरीबन 500 रुपए है और उसकी मेन वजह यही है कि इतने सारे जो इनके रिसीवेबल्स इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने रेवेन्यू तो अर्न कर लिया, इनके रिजर्व्स बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन इनके पास पैसे ही नहीं थे कि ये डिविडेंड दे सकें। तो प्राइस बुक वैल्यू से बहुत कम है। पिछले साल डिविडेंड दिया 7.5 रुपए और वो 4% डिविडेंड यील्ड बनी। अब जब इनके सर्कुलर डेट का मसला इनका भी रिजॉल्व होगा तो इनके पास डिविडेंड देने के लिए भी ज्यादा पैसे होंगे और वो रिजॉल्व होने के बाद ये अपने लोन्स भी अदा कर सकेंगे। इनकी फाइनेंस कॉस्ट उसकी वजह से कम होगी और उससे भी प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ेंगे। लेटेस्ट क्वार्टर में 46 रुपए की ईपीएस आई। इनकी ईपीएस थोड़ी वेरिएबल है, कहना बहुत मुश्किल है कि आगे क्या 46 के हिसाब से ईपीएस चलती रहेगी या कम होगी। लेकिन फिर भी अगर पिछले 4 क्वार्टर्स का देखें तो 56 रुपए की ईपीएस बनती है। प्राइस अर्निंग भी बहुत कम है। इनकी एडजस्टेड यील्ड हमने बहुत ही कंजर्वेटिव होकर बनाई है कि 20 रुपए का डिविडेंड अगर फ्यूचर में देंगे, जब पैसे रिलीज होने शुरू हो जाएं, तो फिर डिविडेंड यील्ड कितनी बनेगी? 11%। लेकिन बात वही है कि कुछ कह नहीं सकते। ये भी हो सकता है कि इनकी ईपीएस 46 जैसे आई अभी रिसेंट क्वार्टर में तो काफी अच्छी हो जाए और पैसे भी ज्यादा मिलें, तो इससे बहुत बड़ा डिविडेंड कोई दे दें। इसलिए लॉन्ग टर्म का सोच के इस शेयर में इन्वेस्ट करना भी काफी फायदेमंद हो सकता है। जो हमारा तीसरा सेक्शन होगा ग्रोथ शेयर्स का, अगर ये डिविडेंड ज्यादा नहीं भी देता तो ये ग्रोथ वाले सेक्शन में भी कंसिडर किया जा सकता है। फिर है जी आर्टन एनर्जी। पावर सेक्टर के शेयर्स के बारे में अगर आपने जानकारी हासिल करनी है तो हमारे चैनल पर पावर सेक्टर की 3 वीडियोस मौजूद हैं जो पिछले 6 महीने के अंदर हमने बनाई। आप वो देखें तो आपको बहुत अफाका होगा। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाते। अब आर्टन एनर्जी अपनी सब्सिडरी के पैसे पे पैसे बना रहा है और वही डिविडेंड देता है। अभी की इसकी प्राइस है 19 रुपए 53 पैसे। बुक वैल्यू है 10 रुपए 83 पैसे। क्योंकि डिविडेंड दे देते हैं, कुछ रखते नहीं है, तो बुक वैल्यू ज्यादा है नहीं, तो ये फैक्टर इसके लिए कंसिडर करना नहीं चाहिए। पिछले 4 क्वार्टर्स में डिविडेंड कितना दिया? 9 रुपए 45 पैसे। अब अगर आप पावर सेक्टर के बारे में नहीं जानते तो बेसिकली इनके बहुत सारे रिसीवेबल्स हैं जो हुकूमत ने देने हैं, तो जब हुकूमत देती है तो कुछ कंपनी फालतू डिविडेंड पुराने देती है, ये इन्होंने दिए। और पावर सेक्टर की वीडियोस देख के आपको पता लग जाएगा कि ये कंपनियां कितना और दे सकती हैं।
तो इसकी डिविडेंड यील्ड अभी तो 48% है, लेकिन प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि अगले 4 क्वार्टर्स में कितना डिविडेंड देंगे, क्योंकि कभी कभी ये कंपनियां 1-2 क्वार्टर्स में बहुत ज्यादा देती हैं, फिर 2-3 क्वार्टर्स में कुछ नहीं देती। हमने इसको एडजस्ट किया है। अभी इसकी सब्सिडरी की जो लेटेस्ट क्वार्टर में अर्निंग आई है वो तकरीबन ₹1.25 आई है, और वो 4 क्वार्टर्स में ₹5 तक हो सकती है। तो वो ₹5 कमा के अगर ये ₹4 उनमें से दे दें डिविडेंड में, तो इस प्राइस पे इसकी डिविडेंड यील्ड 20% बनेगी। लेकिन तमाम पावर कंपनीज पुरानी पेमेंट्स क्लियर होने के बाद बहुत ज्यादा डिविडेंड दे सकती हैं। अब वो देंगी या नहीं वो कहना मुश्किल है, लेकिन हमने बहुत ही कंजर्वेटिव होकर लिखा है यहाँ पे कि अगले 4 क्वार्टर में ये ₹4 का डिविडेंड दे सकते हैं, और आज के रेट पे उस हिसाब से इसकी डिविडेंड यील्ड 20% बनेगी। देने को बहुत ज्यादा भी दे सकते हैं, और ना दें तो थोड़ा कम भी दे सकते हैं। प्राइस अर्निंग के हिसाब से भी 5 से कम है, तो उस हिसाब से देखा जा सकता है। और वही बात है कि अगर आप पावर सेक्टर वाली वीडियोस देखेंगे तो पावर सेक्टर की तमाम कंपनीज को अभी भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद है जी एंग्रो पावर कादिरपुर, EPQL। इसकी प्राइस है ₹31.91। बुक वैल्यू है ₹40.47। प्राइस बुक वैल्यू से कम है। पिछले 4 क्वार्टर्स में ₹3.5 का डिविडेंड दिया। डिविडेंड यील्ड बनी 11%, लेकिन इसकी डिविडेंड यील्ड को हमने एडजस्ट किया है, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर्स में 1-2 क्वार्टर्स में इसकी EPS काफी कम हो गई थी, लेकिन रिसेंटली उसमें रिकवरी आई है, तो जिससे हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इनकी EPS आगे बेहतर होगी, और ये उन कंपनीज में से एक हैं जो कमाई का ज्यादा हिस्सा डिविडेंड में बांट देते हैं। प्राइस अर्निंग भी इनकी अच्छी है। फिर दूसरा, इसको इसलिए भी बाय किया जा सकता है क्योंकि इस वक्त इसमें बातें चल रही हैं कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है एंग्रो, वो इस कंपनी को पार्शियली यानी कि इसका कुछ हिस्सा एक और कंपनी लिबर्टी पावर को बेचना चाहती है। और जब इस तरह किसी कंपनी को बेचा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट कंपनी सिर्फ अपनी होल्डिंग ऑफ मार्केट किसी और बायर को बेच दे। उसका कुछ पोर्शन पब्लिक को ऑफर करना पड़ता है, और अगर ये डील हो जाती है तो इसकी वैल्यू जो बनेगी वो कम से कम इसकी बुक वैल्यू के आसपास ही होगी। उस हिसाब से इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद है, और किसी वजह से अगर ये डील नहीं भी होती तो इस शेयर में प्रेशर आ सकता है, लेकिन फिर भी डिविडेंड यील्ड के हवाले से ये लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं देगा। इसके बाद है जी कोटद्दू पावर कैपको। इसकी प्राइस है ₹29। इसकी बुक वैल्यू ₹75। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू आधी से भी कम है। इनका चक्कर यही है कि इनका एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया बिजली बनाने का, और वो रिन्यू नहीं हुआ। कैश इनके पास बहुत ज्यादा है, इनको समझ नहीं आ रही ये करें क्या। ये डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, लेकिन 1.5 साल से इनका आउटपुट जीरो है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ शेयर होल्डर्स के पैसों पे कब्जा करके बैठे हैं, और उस पैसे को इन्वेस्ट करके उसमें से इंटरेस्ट कमा रहे हैं। अब ये हमें नहीं पता कि वो शरिया कंप्लाइंट कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है या नॉन शरिया है, लेकिन इन एनी केस दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। और वहां से साल में ये कोई ₹4 बना रहे हैं और अपनी नौकरियां चलाई हुई हैं। बहरहाल पैसा इनके पास इतना है कि अगर इनका बिजनेस ना भी रहे, अगले 5-6 साल ये इसी तरह धक्का देके कंपनी को चलाए रखें, फिर भी साल में ₹8 का डिविडेंड दे सकते हैं, और उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड इस रेट पे 30% बनेगी। तो इसकी प्राइस अर्निंग को इग्नोर करके इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। वैसे तो ये भी हो सकता है कि अगले 12 महीने कुछ भी ना करें, लेकिन अगले 12 महीनों में इसमें 3 किस्म की न्यूज आ सकती हैं। नंबर 1 कि इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है। नंबर 2, इन्होंने कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया है, जो कि इनका इरादा बिल्कुल नहीं है। नंबर 3, इन्होंने शेयर्स बायबैक करने का फैसला किया है, वो भी इनका इरादा नहीं है। और जो नंबर 1 पे हमने कहा, उसमें भी लगता है इनका इरादा कोई नहीं है। कह तो रहे हैं कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल भी यही कहा था और इस साल भी यही कहा है। तो हमें इनसे वैसे तो उम्मीद है कि कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन यू नेवर नो, कभी भी कोई डिसीजन आ भी सकता है। तो अगले 12 महीनों में अगर इस तरह की कोई 3 न्यूज में से एक न्यूज आती है तो फिर ये काफी ऊपर जा सकता है, और अगर नहीं आती फिर भी डिविडेंड यील्ड के हवाले से ये पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। उसके बाद है जी कोहिनूर एनर्जी, कोही। ये 39.45 पे है। बुक वैल्यू इसकी कम है, ₹31.77, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर में डिविडेंड बहुत अच्छा दिया, ₹14.50। तो डिविडेंड यील्ड 37% बन रही है। लेकिन हमें लगता है कि इनके अब हुकूमत से रिसीवेबल्स पहले के मुकाबले में थोड़े कम हो गए हैं, तो हमने डिविडेंड यील्ड को थोड़ा एडजस्ट किया है। और इनकी जो 4 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस है, हमने अज्यूम किया है कि अगले 4 क्वार्टर्स में भी इसी तरह रहेगी, ₹9 कमाएंगे,
और 9 रुपए डिविडेंड दे देंगे तो उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड बनेगी 23%। ये उन बहुत ही कम कंपनीज में से एक है जो जितना कमाते हैं सारा डिविडेंड दे देते हैं, आल्टन एनर्जी की तरह। और पुराने रिसीवेबल्स में से शायद इन्होंने कोई पैसा अपने पास नहीं रखा, जैसे मिला है वो सारा दे दिया है। अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखें तो न जाने कितना ज्यादा डिविडेंड दे चुके हैं। लेकिन वो देने की वजह से इनके जाहिर बात है रिसीवेबल्स भी कम हो गए हैं, रिजर्व्स भी कम हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि अगले साल भी 14 रुपए का डिविडेंड देंगे, लेकिन उम्मीद है अगर हुकूमत से पैसे मिलते रहे तो जो कमाएंगे वो तो दे ही देंगे। प्राइस अर्निंग भी अच्छी है तो इसको भी देख सकते हैं। फिर है जी लालपीर पावर। इसकी प्राइस है 22 रुपए 10 पैसे, बुक वैल्यू है 46 रुपए, प्राइस बुक वैल्यू के आधे से भी कम है। अभी इसने डिविडेंड दिया पिछले 4 क्वार्टर्स में 17 रुपए। ये जो 15 रुपए का डिविडेंड दिया, ये हिस्ट्री में पहली दफा इतना ज्यादा दिया था। और इनके इतने रिसीवेबल्स हैं हुकूमत से कि अगर वो पैसे मिले तो ये देने को इतना फिर से दे सकते हैं। लेकिन देंगे या नहीं ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आमतौर पे कंपनियां ऐसी हरकत जिंदगी में एक ही दफा करती हैं। इसलिए हमने इसकी डिविडेंड यील्ड को एडजस्ट करके लिखा है। हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड 4-5 रुपए का डिविडेंड देंगे, उस हिसाब से इस रेट पे डिविडेंड यील्ड है 23%। अगर ज्यादा दें तो बोनस होगा, लेकिन फिर भी अगले एक साल में इसकी प्राइस ऊपर जरूर जा सकती है, इस एंटिसिपेशन में कि बहुत ज्यादा डिविडेंड फिर से दे देंगे। लेकिन अगर नहीं दिया तो फिर नीचे भी आ सकती है। तो इसमें स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, अगर ये अपनी बोर्ड मीटिंग के पास बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाए तो वहां पे आप कैपिटल गेन बुक कर लें। लेकिन रिसेंटली इसकी अर्निंग पर शेयर बहुत बेहतर हो गई है और उस हवाले से प्राइस अर्निंग के मुताबिक भी बहुत अट्रैक्टिव है। और अगर देना चाहें तो 5 रुपए से ज्यादा डिविडेंड भी दे सकते हैं। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि बस 15 रुपए एक दफा इतना बड़ा डिविडेंड दे दिया या आइंदा भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर भी इस रेट पे बहुत अट्रैक्टिव है। उसके बाद है जी निषाद चुनिया पावर। इसकी प्राइस है 24 रुपए 50 पैसे, बुक वैल्यू है 66 रुपए, प्राइस टू बुक वैल्यू आधी से भी कम है। डिविडेंड कोई नहीं दिया क्योंकि इनके लोन्स थे और जो हुकूमत से पैसे मिले उनसे इन्होंने अपने लोन्स अदा कर दिए हैं। अब इनके कोई खास लोन्स नहीं है, तो उस हवाले से हो सकता है अगले साल अच्छा डिविडेंड दें। 2 साल पहले भी इन्होंने एकदम 10 रुपए का डिविडेंड दे दिया था, तो ऐसी कोई हरकत फिर से भी कर सकते हैं। लेकिन हमने कंजर्वेटिव होकर सोचा है कि अगले 4 क्वार्टर में 5 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। उस हवाले से इनकी डिविडेंड यील्ड बनेगी 20 रुपए। और पिछले 4 क्वार्टर्स में इनकी अर्निंग पर शेयर भी बहुत इंप्रूव हुई है, तो फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा है। प्राइस अर्निंग भी बहुत कम है और इनके लिए बेस्ट चीज ये है कि इनका जो एग्रीमेंट है वो 2035 तक है। तो बाकी कंपनियों के वो एग्रीमेंट जब खत्म हो जाएंगे तो चांसेस हैं कि रिन्यू नहीं होंगे, लेकिन इनका कैपेसिटी पेमेंट्स वाला एग्रीमेंट 35 तक चलता रहेगा। उसके बाद है जी निषाद पावर एनपीएल। इसकी प्राइस है 29 रुपए 35 पैसे, बुक वैल्यू मैसिव 85 रुपए, प्राइस टू बुक वैल्यू आधे से भी कम है। डिविडेंड दिया पिछले 4 क्वार्टर्स में 5 रुपए, डिविडेंड यील्ड बनी 17%। ये उससे बेहतर डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी कंजर्वेटिव होकर सोचा है कि 6 रुपए का डिविडेंड देंगे अगले 4 क्वार्टर्स में तो डिविडेंड यील्ड इनकी 20 हो जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छा देने को दे सकते हैं। फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए प्रोबेबली इसको हम पावर सेक्टर का बेस्ट शेयर कहेंगे। इसकी अर्निंग भी बहुत बेहतर हो रही है, प्राइस अर्निंग भी बहुत कम है, बुक वैल्यू बहुत जबरदस्त है, डिविडेंड भी बेहतर दे रहे हैं और इनका एग्रीमेंट भी 2035 तक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एनसीपीएल भी अच्छा है, लेकिन एनपीएल हमारे मुताबिक बेस्ट शेयर रहेगा पावर सेक्टर में। उसके बाद है जी जावेदान कॉरपोरेशन जेवीडीसी। इसकी प्राइस है 37 रुपए 50 पैसे, बुक वैल्यू है 58 रुपए, प्राइस टू बुक वैल्यू 100 से कम है तो अच्छी है। डिविडेंड दिया 6 रुपए का, डिविडेंड यील्ड बनी 16%, एडजस्टेड भी यही है। अब इनकी ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर में थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये जितनी भी प्रॉपर्टी कंपनीज हैं इनकी ईपीएस हर क्वार्टर में एक जैसी नहीं चलती। जब इनकी सेल ज्यादा हो या जब ये अपने एसेट्स को रीवैल्यू करें तो इनकी ईपीएस बढ़ जाती है। इनके पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनकी ईपीएस 17 रुपए थी और 6 रुपए का डिविडेंड दिया। प्राइस अर्निंग भी ठीक है। और प्रॉपर्टी की जो कंपनीज हैं, देखिए जो प्रॉपर्टी में कारोबार करती हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू आमतौर पर नीचे तो नहीं आती, ये ऊपर जाएगी, तो लॉन्ग टर्म में इसमें बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं लगते, ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो ये आप लॉन्ग टर्म का लेके रख सकते हैं। और ये काफी ऊपर ट्रेड किया करता था, उससे काफी नीचे आ गया है अपनी वैल्यू से। तो ऐसे शेयर्स को कई दफा बड़े प्लेयर्स ना आइडेंटिफाई करके रखते हैं, उनको कभी कभी 2-2 3-3 साल प्रेशर में रखते हैं और फिर एकदम उसमें जंप आती है।
तो हमारे ख्याल में इसको लॉन्ग टर्म में इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी जा सकती है। मुनासिब डिविडेंड यील्ड 1 साल के बाद मिल जाएगा और अगले 12 महीने में, नहीं तो उससे अगले 12 महीने में, नहीं तो उससे अगले 12 महीने में, हमें ऐसा लगता है कि ये इस तरह का शेयर है जिनको बहुत ही थोड़े अरसे में डबल किया जाता है। अब वो करेंगे कब, ये हमें नहीं पता, लेकिन इस शेयर को कभी ना कभी शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर हमें ऐसा लगता है कि डबल ज़रूर किया जाएगा। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, और अगर ऐसा ना हुआ लेकिन अर्निंग मुनासिब कमाते रहे, डिविडेंड देते रहे, तो इस रेट पे बहुत अच्छा है। और अगर कभी ऐसा हो गया तो मौजें। इसके बाद है जी अल अब्बास शुगर मिल्स। शुगर मिल्स के भी तमाम शेयर्स में वॉल्यूम्स बहुत कम लगते हैं। कभी कभी 11-11 महीनों में मूवमेंट नहीं होती और फिर एक ही महीने में ऊपर नीचे होते हैं। तो इसलिए इनमें सोच समझ के आपने करना है। बहरहाल इसके स्टैट्स आपके सामने रख देते हैं। AABS इसका कोड है, 501 रुपये इसकी प्राइस है, बुक वैल्यू 374 रुपये है। बुक वैल्यू थोड़ी कम है क्योंकि डिविडेंड अच्छा देते रहे हैं। पिछले 4 क्वार्टर्स में 80 रुपये का डिविडेंड दे चुके हैं और अभी ईयर एंड के रिजल्ट्स आने हैं तो और डिविडेंड की भी उम्मीद है। अभी के रेट पे डिविडेंड यील्ड है 16%, और हमें लगता है अगले साल में, क्योंकि शुगर का इस टाइम पे मामला ठीक ठाक चल रहा है, शुगर सेक्टर का, शुगर कंपनीज का, तो इतनी डिविडेंड यील्ड तो इसकी होनी ही चाहिए, या इतना डिविडेंड तो देना ही चाहिए। पिछले 4 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस की बेसिस पे EPS 202 रुपये बन रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अब ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और प्राइस अर्निंग भी बहुत लो है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर का आउटलुक अच्छा है। इसके बाद है जी हबीब शुगर मिल्स, HABSM। प्राइस इसकी है 46 रुपये 60 पैसे। बुक वैल्यू है 61 रुपये 37 पैसे। प्राइस बुक वैल्यू से कम है तो गुड है। पिछले 4 क्वार्टर में 7 रुपये का डिविडेंड दिया। पिछले 4 क्वार्टर की EPS 10 रुपये है, और इस दफा भी कम से कम 7 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है ईयर एंड पे। उससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि EPS बेहतर हो रही है, और इस रेट पे डिविडेंड यील्ड है 15%। प्राइस अर्निंग भी अच्छी है, तो इसको लॉन्ग टर्म में कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद है जी शाह मुराद शुगर मिल्स, SHSML। इसकी प्राइस है 229 रुपये 72 पैसे। बुक वैल्यू है 374, तो बुक वैल्यू से बहुत नीचे है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पिछले 4 क्वार्टर्स में 40 रुपये का डिविडेंड दिया। डिविडेंड यील्ड उस हिसाब से बन रही है 17 रुपये, लेकिन EPS बेहतर हो रहा है, तो अगले 4 क्वार्टर्स में कम से कम 45 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, और ये कम से कम है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये और बात है, अगर वो चाहें तो कम से कम से भी कम पे चले जाएं, लेकिन एक असेसमेंट तो किसी बेसिस पे करनी चाहिए ना। तो हमें नहीं लगता कि अगले 4 क्वार्टर्स में 45 रुपये से कम का डिविडेंड देंगे, और 45 रुपये के हिसाब से डिविडेंड यील्ड है 20%, लेकिन उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। पिछले 4 क्वार्टर्स की EPS है 132 रुपये, और प्राइस अर्निंग बहुत ही कम है, 1.74। देखें, कुछ अर्से पहले जो अल अब्बास है वो 250-300 के पास होता था, और अब वो 500 के आसपास है। उसकी भी अर्निंग और डिविडेंड आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहे थे। तो अगर शाह मुराद भी उसी के फुटस्टेप्स पे चलता रहे, और आने वाले 1-2 सालों में भी इसकी अर्निंग इसी तरीके से चलती रहे, डिविडेंड भी वो अच्छा देते रहें, तो उस हिसाब से इसका रेट अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ऊपर चला गया है, फिर भी गुंजाइश नज़र आ रही है, और बुक वैल्यू इसकी और अल अब्बास की सेम सेम है। लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन इसको तो हमने बहुत अरसे से बहुत कम रेट पे उठाया हुआ है, और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन हमें अभी भी इससे उम्मीद है कि आगे भी ये और फ़ायदा दे सकता है। और ये जो पिछली 3 कंपनीज हमने आइडेंटिफाई की, इनके बारे में हमने जिक्र किया था कुछ अर्से पहले अपने शुगर सेक्टर की वीडियो में भी, लेकिन उस वीडियो के बहुत ही कम व्यूज़ हैं। तो बात वही है कि हम तो अपनी एफर्ट करके चैनल पे डाल देते हैं, अब ये आप लोगों पे है कि आप वहां से वीडियो देख के कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख के फैसला किया होता तो मौज अपनी अपनी हो गई होती। ये और बात है कि दौड़ अपनी अपनी नहीं हुई, लेकिन वो मौज आपने मिस कर दी। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो सोच समझ के अपना फैसला करें। इस शेयर का हमने जब इनिशियल एनालिसिस किया था तो इसका रेट काफ़ी कम था। तो नए इन्वेस्टर सोच समझ के करें, लेकिन हमारे मुताबिक इसमें अभी भी गुंजाइश मौजूद है, और अगर यहाँ से नीचे आ भी जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बेहतर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जी पहले सेक्शन का इख्तिताम हुआ। तो ये थे डिविडेंड यील्ड टीयर 1 के 15 स्टॉक्स। अब दूसरे सेक्शन में हम बढ़ते हैं डिविडेंड यील्ड टीयर 2 की तरफ। इनमें वो शेयर्स हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड पिछले 15 शेयर्स के मुकाबले में थोड़ी कम होगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि आइडियल सिनेरियो में डिविडेंड यील्ड टीयर 2 के मुकाबले में डिविडेंड यील्ड टीयर 1 वालों को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए।
लेकिन फिर भी अगर आपको इनमें से कोई शेयर पसंद आता है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट में कौन सा शेयर पहले चलेगा। और ये जो हम आपको टोटल 45 शेयर्स बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपने सारे के सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देना है। कोशिश करें कि 5 से 10 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाएं, और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली स्टॉक मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, फिर आप उससे ज़्यादा में जा सकते हैं। तो सबसे पहले है जी टीयर 2 में इंटरनेशनल स्टील, ISL। इसकी प्राइस है 70 रुपये, बुक वैल्यू 50 रुपये, तो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, विच इज़ नॉट गुड। डिविडेंड दिया पिछले 4 क्वार्टर्स में 5.5 रुपये का। EPS लास्ट 4 क्वार्टर्स में थी 9 रुपये 63 पैसे की, और इसी हिसाब से अगर आगे चलता रहा तो 5.5 रुपये का डिविडेंड अगले 4 क्वार्टर्स में देंगे, और डिविडेंड यील्ड 8 ही रहेगी। प्राइस अर्निंग भी थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद है जी एंग्रो कॉरपोरेशन, एंग्रो। इसकी प्राइस है 303 रुपये 65 पैसे, बुक वैल्यू है 416 रुपये, तो बुक वैल्यू से नीचे है, विच इज़ गुड। डिविडेंड दिया 4 क्वार्टर्स में 47 रुपये, डिविडेंड यील्ड है 15%, लेकिन इसकी अर्निंग थोड़ी कम हुई है। तो अर्निंग के हिसाब से हमने सोचा है कि अगले 4 महीने में डिविडेंड 33 रुपये का देंगे, और उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड एडजस्टेड बनेगी 12%। लेकिन इसमें दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने हिस्टोरिकली अपने बहुत सारे रिजर्व्स संभाल के रखे हुए हैं, इनके पास काफी फालतू कैश है। तो अगर ये चाहें तो अगले साल भी 47 रुपये का डिविडेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जो पुराने रिजर्व्स पड़े हैं उसमें से फालतू पैसे दे सकते हैं। अगर ऐसा किया तो इस रेट पे डिविडेंड यील्ड 15% हो जाएगी। और जो हमने EPQL की बात की कि ये EPQL को बेचने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अगर वो डील फाइनल हो जाती है और उसकी कुछ पार्शियल होल्डिंग ये सेल कर देते हैं, तो वो बेचने से भी इनको कुछ पैसे मिलेंगे, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पैसे से ये कुछ इजाफी डिविडेंड भी दे दें। तो उस हिसाब से इसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगले 12 महीनों के लिए। लेकिन इस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अगर इजाफी डिविडेंड देंगे तो वो कितना होगा। उसके लिए जब ये डील फाइनल हो जाएगी तो फिर ये ब्रोकर्स वर्किंग करके आपको बता सकते हैं। इसके बाद है जी फातिमा फर्टिलाइजर, कोड है फातिमा। इसकी प्राइस है 33 रुपये 90 पैसे की, बुक वैल्यू है 53 रुपये। प्राइस बुक वैल्यू से कम है तो अच्छी बात है। डिविडेंड दिया 3.5 रुपये का, डिविडेंड यील्ड है 10%। अर्निंग इनकी बेहतर है, लेकिन बाकी फर्टिलाइजर कंपनीज के मुकाबले में उतना अच्छा डिविडेंड नहीं देते, और इतना ही डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, तो डिविडेंड यील्ड इस रेट पे 10% बनेगी। लेकिन आप इसको मॉनिटर करते रहें, हो सकता है कभी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद ये ज्यादा डिविडेंड देना शुरू कर दें। अगर ऐसा किया तो फिर इसको टीयर 1 में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद है जी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, FFC। इसकी प्राइस है 112 रुपये 88 पैसे, बुक वैल्यू है 115 रुपये। तो बुक वैल्यू के पास ही है प्राइस, लेकिन ये शेयर भी बेसिकली डिविडेंड यील्ड पे चलता है। पिछले 4 क्वार्टर्स में डिविडेंड दिया 14 रुपये 50 पैसे का, डिविडेंड यील्ड बनी 13%, और इतना ही डिविडेंड इनसे आगे भी एक्सपेक्टेड है। इनकी EPS थोड़ी बेहतर हुई है, और इनको जो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे गैस मिल रही है, वो पहले कहा गया था कि सब्सिडी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये फौजियों की कंपनी है और अभी तो वो सब्सिडी खत्म नहीं हुई। अब देखना यह है कि क्या अगले साल वो सब्सिडी खत्म होती है। अगर सब्सिडी खत्म हुई तो इनके प्रॉफिट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। उस हिसाब से बेहतर तो यही है कि इसकी बजाय एंग्रो फर्टिलाइजर को प्रेफर किया जाए, क्योंकि उनको पहले ही इतनी ज्यादा सब्सिडी नहीं मिल रही। बाकी आप चाहें तो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी पाकिस्तान पेट्रोलियम। इसकी प्राइस है 94 रुपये, बुक वैल्यू 198 रुपये 73 पैसे। इसका भी OGDC वाला मामला है, लेकिन ये डिविडेंड बहुत ही कम दे रहे हैं, 2.5 रुपये। उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड 3% बनती है। लेकिन क्योंकि अभी इतना कम दे रहे हैं, कल को अगर इनके सर्कुलर डेट वाले मसाइल हल हो जाते हैं, अगर SNGP और SSGC से पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये भी अपना डिविडेंड बढ़ाएंगे या नहीं। बढ़ाएंगे तो सही, लेकिन पता नहीं क्यों इन पे थोड़ा शक होता है कि शायद OGDC ज्यादा डिविडेंड दे, ये उतना ज्यादा ना दें। हालांकि इनकी अर्निंग भी बहुत इंप्रूव हुई है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, और हो सकता है ज्यादा डिविडेंड दे भी दें, तो आप इसमें भी कुछ करना चाहें तो कर लें। लेकिन इसमें और OGDC में हमें OGDC ही बेहतर लगता है, खसूसन इन रेट्स पर। उसके बाद है जी अटक पेट्रोलियम, APL। इसकी प्राइस है 365 रुपये 48 पैसे, बुक वैल्यू 363 रुपये 46 पैसे, यानी कि आसपास ही है। डिविडेंड जो लेटेस्ट दिया था 4 क्वार्टर्स में 27 रुपये 50 पैसे का, डिविडेंड यील्ड बनी 8%। ये इससे ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, और हमें उम्मीद है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी इसकी एडजस्टेड डिविडेंड यील्ड हमें 10% ही नजर आ रही है। प्राइस अर्निंग इसकी बहुत अच्छी है, और लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल हो सकती है।
पीओएल जो कमाते हैं उसमें से ज्यादा वो डिविडेंड में दे देते हैं, ये उतना ज्यादा नहीं देते क्योंकि डायनामिक्स फर्क है। वो एक्सप्लोरेशन कंपनी है, ये मार्केटिंग कंपनी है और इन्होंने आगे ग्रोथ भी प्लान की हुई है, ये नए पंप्स भी एक्वायर कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि उसके लिए उनको पैसे चाहिए जिसकी वजह से डिविडेंड इतना ज्यादा नहीं देते, लेकिन किसी भी टाइम पे इनका मूड बने तो दे भी सकते हैं। उसके बाद है जी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पीएनएससी। इसकी प्राइस है 212 रुपए 25 पैसे। बुक वैल्यू है 320 रुपए 93 पैसे। बुक वैल्यू से बहुत नीचे है, विच इज गुड। डिविडेंड दिया पिछले 4 क्वार्टर्स में 20 रुपए, 9% है जी डिविडेंड यील्ड, और हमें लगता है ये इतनी ही रहेगी। पिछले 4 क्वार्टर्स की ईपीएस है 41 रुपए। हाँ, इस साल इनकी ईपीएस काफी बेहतर हुई। अगर तो ईपीएस में जंप आता रहे तो डिविडेंड को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से इतना ही डिविडेंड लग रहा है। लेकिन इस शेयर में ना फ्री फ्लोट कम है, और ऐसे शेयर कभी कभी उनमें कभी कभी कैपिटल गेन बहुत मिल जाता है। और ये इस तरह का शेयर है जो कभी 3-3 महीने एक ही जगह पे रहता है, फिर एकदम इसमें 2-3 अपर कैप्स लगते हैं, फिर थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर 3-3 महीने उधर ही रहता है, फिर एकदम 2-3 अपर कैप्स लगते हैं। पिछले कुछ अरसे से यही इसका ट्रेंड रहा है। तो इसको आप सिर्फ डिविडेंड के हवाले से ना जज करें, इसमें फ्यूचर में ग्रोथ भी हो सकती है कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो ग्रोथ वाले शेयर्स हैं ना, हम अपने पोर्टफोलियो में वो ज्यादा नहीं रखते, बहुत कम उनमें इन्वेस्ट करते हैं। हम ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि हमारी स्ट्रेटेजी अगर हमने करना हो आज इन्वेस्ट, तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि मैक्सिमम शेयर्स टीयर 1 में से चूज किए जाएं, और थोड़े से टीयर 2 और टीयर 3 में से जो ग्रोथ वाले हैं वहां से कर लें, लेकिन मैक्सिमम वहां से किए जाएं। क्योंकि जिनकी डिविडेंड यील्ड कम है और जो सिर्फ ग्रोथ का एक स्पेकुलेशन पे चल रहे हैं या न्यूज़ पे चल रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में जब करेक्शन आए तो चांसेस ये होते हैं कि उनमें ज्यादा करेक्शन आए। और जिनकी डिविडेंड यील्ड ज्यादा अच्छी है उनमें कई दफा उतनी करेक्शन नहीं आती। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए यही प्रेफरेंस होगी कि वो टीयर 1 को टारगेट करें, और बाकी में से अगर कोई उनको थोड़ा बहुत नजर आए अच्छा, तो वहां भी इन्वेस्ट कर लें। उसके बाद है जी हब पावर, HUBC। इसकी प्राइस है 122 रुपए 23 पैसे। बुक वैल्यू है 121 रुपए 83 पैसे, यानी कि आसपास है। डिविडेंड दिया 4 क्वार्टर्स में 19 रुपए 50 पैसे। ये भी पुराने रिसीवेबल्स जब हुकूमत से मिलते हैं तो डिविडेंड दे देते हैं, और पिछले कुछ अरसे में रेट बहुत हाई हो गया है, उसकी वजह से आज के रेट पे डिविडेंड यील्ड बन रही है 16%। अगर अगले साल इतना ही डिविडेंड दिया तो डिविडेंड यील्ड 16% ही रहेगी। जाने को तो इसको यहां से भी पता नहीं कहां ले जाएं, लेकिन इतना ऊपर आने के बाद कंपैरेटिवली अदर पावर सेक्टर के ये हमें उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। और क्वार्टर 3 में इसकी ईपीएस बहुत कम हुई है। अब हमें नहीं पता कि ये ईपीएस सिर्फ एक क्वार्टर में कम हुई है, लास्ट 4 क्वार्टर्स में तो 23 रुपए आ रही है, लेकिन क्वार्टर 3 2023 में 3 रुपए हुई है। अब अगर अगले क्वार्टर्स में भी कम ही रही तो फिर डिविडेंड भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा केयरफुल हैं। लेकिन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, प्राइस अर्निंग के हिसाब से भी ठीक है। लेकिन ये और बात है कि हमें तो ये 90 पे भी महंगा लग रहा था और हमने इसको नहीं लिया, और हमने उस वक्त दूसरे पावर सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन ये वहां से 120 पे आ गया है और वो वहीं के आसपास है। मतलब वैसे तो उनमें भी काफी मूव बन चुकी है, लेकिन जब ये 90 पे था तो दूसरे पावर सेक्टर के शेयर्स जो हैं जहां पे थे वो उससे उतना नहीं बढ़े जितना ये 90 से बढ़कर 122 तक चला गया है। और फिर उनमें से जो ऊपर गए उनमें कुछ करेक्शन भी आई, लेकिन इसमें ज्यादा करेक्शन भी नहीं आई। तो ये भी हो सकता है कि दूसरे पावर सेक्टर के शेयर्स अभी यहीं पे रुके रहें और इसको यहाँ से 150 पे ले जाएं। तो अपनी मर्जी से सोच समझ के जो शेयर आपको बेहतर लगता है उसी में इन्वेस्ट करें। उसके बाद है जी पाकजन पावर, PKGP। इसकी प्राइस है 49 रुपए 31 पैसे। बुक वैल्यू है जी 74 रुपए 96 पैसे। तो प्राइस तो बुक वैल्यू से काफी नीचे है। डिविडेंड दिया जी 17 रुपए। LPL और ये एक ही कंपनी है, मतलब एक ही जैसी कंपनी है, सेम मैनेजमेंट है और सेम डिविडेंड देते हैं। इसकी अर्निंग उससे ज्यादा है फिर भी डिविडेंड सेम होता है इनका। तो डिविडेंड इसने 17 रुपए दिया, और उसके हिसाब से इस रेट पे डिविडेंड यील्ड बनी 34%। लेकिन जैसे LPL में हमने सेफ असेसमेंट की, वैसे ही इसमें भी एक सेफ असेसमेंट कर रहे हैं कि ये डिविडेंड कोई 5 रुपए का देंगे, उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड 10% है। लेकिन वही बात है कि जब रिजल्ट आने वाले होंगे तो इसकी प्राइस काफी ऊपर जा सकती है एंटिसिपेशन में। तो आप कर सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और रिजल्ट आने से पहले अगर इसकी प्राइस काफी ऊपर निकल जाए तो आप उसको रिजल्ट आने से पहले ही बेच दें, टू बी ऑन अ सेफ साइड। ये इसकी भी स्ट्रेटेजी होगी और LPL की भी। अर्निंग बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, 17 रुपए का EPS है। इसका मतलब है डिविडेंड अभी ना भी दिया तो कुछ अरसे बाद देंगे, और इनके एग्रीमेंट्स LPL और इसके आई थिंक 2027 में खत्म हो जाएंगे,
तो लॉन्ग टर्म में इनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप लेके रख लें तो दो ही तरीके होंगे, या तो ये अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करेंगे, वैसा करने से इमीडिएट कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर इन्होंने वक्त खत्म हो जाने के बाद कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया, बहुत जबरदस्त एडवांटेज इसका आपको 3 से 4 साल में मिलेगा। यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करके रखें, तो आप चाहें इन शेयर्स को खरीद के सो जाएं। और अगेन उसकी तफसील देखने के लिए हमारी पावर सेक्टर वाली वीडियो जरूर देखें। उसके बाद है जी सैफ पावर, SPWL। इसकी प्राइस है 19 रुपये 5 पैसे। इस टाइम पे शायद पावर सेक्टर में ये सबसे सस्ता शेयर है। बुक वैल्यू है 31 रुपये 46 पैसे। प्राइस बुक वैल्यू से कम है। डिविडेंड दिया 5 रुपये 29 पैसे। डिविडेंड तो अच्छा दिया क्योंकि इनको भी पुराने पैसे मिल रहे हैं। डिविडेंड यील्ड भी बन गई 28%। लेकिन इस साल की अर्निंग इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इनके बल्कि लॉसेस भी हो रहे हैं। तो वाहिद कंपनी है ये जो इस वक्त लॉसेस में चल रही है या जिनकी ईपीएस ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इनको जो पुराने रिसीवेबल्स मिलेंगे, तो क्योंकि इनकी नई अर्निंग ज्यादा नहीं हो रही और पुराने रिसीवेबल्स के अगेंस्ट जब पैसे मिलेंगे तो ये अपने लोन ही अदा करते फिरेंगे और इनके पास एक्स्ट्रा डिविडेंड देने के लिए शायद ज्यादा पैसे बचे ही ना। और इसी वजह से पावर सेक्टर में शायद ये वो शेयर है जिसमें अभी तक मूव नहीं बनी। मूव तो वैसे किसी भी वजह से बन सकती है, लेकिन लॉजिकल वे में देखें तो यही एक रीजन है। लेकिन फिर भी वो 3 से 3.5 रुपए का डिविडेंड दे ही देते हैं और हमने भी असेसमेंट उसी हिसाब से की है। तो 3 से 3.5 रुपए का डिविडेंड अगर जारी रखते हैं तो इस रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए ये भी ठीक है। और इसका एक बेनिफिट ये है वैसे इस कंपनी का कि इसका जो एग्रीमेंट है वो 2040 या 41 तक है। तो सबसे ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का एग्रीमेंट इसका है, यानी कि सब कंपनियां बंद हो जाएंगी और ये चलती रहेगी उसके मुताबिक। ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे का सिनेरियो क्या होता है पावर जनरेशन का, लेकिन ये सिर्फ एक बात है कि इनका एग्रीमेंट सबसे ज्यादा दूर तक चलेगा। उसके बाद है जी डॉलमेन सिटी रीट, DCR। प्राइस है जी 13 रुपये 49 पैसे। बुक वैल्यू है जी 29 रुपये 6 पैसे। तो प्राइस बुक वैल्यू से काफी कम है। डिविडेंड इन्होंने जो पिछले 4 क्वार्टर्स में दिया 1 रुपये 88 पैसे। डिविडेंड यील्ड है 14%। और हमें लगता है कि उसी हिसाब से चलेगी। तो थोड़ा स्टेबल शेयर है, मुनासिब डिविडेंड यील्ड है और प्रॉपर्टी की कंपनी है, तो प्रोबेबली लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू बेहतर रहेगी। तो आप चाहें तो थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर करके इसको इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे इसमें बहुत ज्यादा मूव्स नहीं बनती। तो लॉन्ग टर्म का सोच के टेबल शेयर उस हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है जी मेहरान शुगर मिल्स, MRNS। इसकी प्राइस है 59 रुपये 81 पैसे। बुक वैल्यू है 44 रुपये 81 पैसे। बुक वैल्यू से ज्यादा है प्राइस। डिविडेंड दिया 5 रुपये 75 पैसे का और बोनस दिया 10%। डिविडेंड यील्ड उस हिसाब से बनी 11%, क्योंकि 10% बोनस को हम डिविडेंड का 10% कंसिडर करके उस हिसाब से हमने इसकी डिविडेंड यील्ड निकाली है। क्योंकि हमारे मुताबिक यही मतलब होता है 10% बोनस का कि डिविडेंड में आप 10% ऐड कर लें। क्योंकि मतलब यही है ना कि 10% आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिले, तो अगले साल अगर 10% एक्स्ट्रा शेयर्स पे इतना ही डिविडेंड देंगे तो वो इस डिविडेंड का 10% ही बनेगा। लेकिन ईपीएस थोड़ी बेहतर हुई है तो अगले साल थोड़ा सा बेहतर डिविडेंड हो सकता है। तो इसलिए हमने हल्की सी एडजस्ट की है, डिविडेंड यील्ड 12% हो सकती है और प्राइस अर्निंग के हिसाब से भी ठीक है। उसके बाद है जी पाक डेटाकॉम। इसकी प्राइस है 77 रुपए। बुक वैल्यू है 108 रुपये 41 पैसे। प्राइस बुक वैल्यू से कम है। डिविडेंड है जी 9 रुपए। डिविडेंड यील्ड है 12% और इतना ही डिविडेंड हम आगे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 12% ही बनेगा। पिछले 4 क्वार्टर्स की ईपीएस है 24 रुपये 57 पैसे और प्राइस अर्निंग है जी 3 रुपये 13 पैसे। लेकिन इन्होंने बहुत सारे पैसे अपने ना वो बैंकों में कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं और वहां से इनकी अदर इनकम आती है और उससे ये काफी फायदा उठा रहे हैं और डिविडेंड दे रहे हैं। यानी कि बिजनेस इनकम ऐसा लगता है कि वो कम है, वो एक्स्ट्रा पैसा असूली तौर पे तो वो एक्स्ट्रा पैसा इनको शेयर होल्डर्स में बांट देना चाहिए। और हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो बैंक में रख के उससे इंटरेस्ट कमा के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दे रहे हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि क्या वो इस्लामिक बेस्ड इन्वेस्टमेंट है या नॉन इस्लामिक बेस्ड। लेकिन हम इस चीज को पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर ऐसा ही करना है तो लोग अपने पैसे को खुद बैंकों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनियों में लगाने का क्या फायदा। तो इसलिए हम इस कंपनी को ज्यादा पसंद नहीं करते। बहरहाल आप इसको असेस करके देख लें, अगर आपको सही लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। इसके बाद है जी निशात चुनिया, NCL। इसकी प्राइस है 29 रुपये 8 पैसे। बुक वैल्यू है 86 रुपये 20 पैसे। तो प्राइस बुक वैल्यू से तो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि लॉसेस में चले गए थे इसलिए प्राइस काफी नीचे आ गई। पिछले 4 क्वार्टर्स में कोई डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि वही बात है कि लॉसेस में आ गए थे। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स में आ गए हैं और हमें लगता है कि 3 रुपए का डिविडेंड अगले 4 महीने में दे सकते हैं, उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड बनेगी 10%। लेकिन ये मुनासिब डिविडेंड देते थे
अगर इनकी ईपीएस बढ़नी शुरू हो जाए तो डिविडेंड पे आउट आप इनका 20 to 25% एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईपीएस का। यानी कि अगर इनकी अर्निंग 30 रुपए तक चली जाए साल में, जो कि एक जमाने में हुआ करती थी, तो डिविडेंड 5 से 6 रुपए का दे सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स की एस्टिमेटेड अर्निंग 9 से 10 रुपए तक हो सकती है और 2 से 3 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। ये और बात है कि क्योंकि लॉसेस में एक साल गुजारा है, तो इस साल प्रॉफिट में आने के बावजूद भी ये डिविडेंड पी जाएं। लेकिन एक असेसमेंट हमने की है पास्ट की बेसिस पे, अब देखिए इसमें क्या होता है। लेकिन इसमें फिर भी क्योंकि ये काफी ऊपर ट्रेड करती थी, तो इसमें कैपिटल गेन के भी चांसेस हो सकते हैं कि अगर इनके हालात बेहतर होने शुरू हो जाएं तो इसकी वैल्यू काफी ऊपर भी निकल सकती है। फिर है जी टीपीएल प्रॉपर्टीज, टीपीएलपी। इसकी प्राइस है 13 रुपए 35 पैसे, बुक वैल्यू है 26 रुपए 67 पैसे। बुक वैल्यू से प्राइस कम है। इस साल 2 रुपए का डिविडेंड दिया, 15% है डिविडेंड यील्ड, और एडजस्टेड भी यही है। वही बात है कि प्रॉपर्टी कंपनी की ईपीएस हर क्वार्टर में नहीं होती, लेकिन जब होती है तो अच्छी होती है। प्राइस अर्निंग भी बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि इसके भी आजकल बायबैक चल रहे हैं, तो अगले 12 महीने में हमने बायबैक की वीडियो में जैसे बयान किया, इसको हम काफी ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो यानी कि इसको आप सिर्फ डिविडेंड यील्ड के हवाले से नहीं, ग्रोथ के हवाले से भी देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे हमारे डिविडेंड यील्ड टीयर 2 के 15 स्टॉक्स खत्म हुए, और अब हम देखेंगे इसके बाद वो 15 शेयर जिसमें आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है, चाहे उनकी डिविडेंड यील्ड ज्यादा अच्छी ना हो। अगर आप नॉवल पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारा नॉवल लोग क्या कहेंगे सईद बुक से खरीद सकते हैं। तो अब हम देखेंगे वो 15 शेयर्स जिनकी डिविडेंड यील्ड तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें ग्रोथ हो सकती है। सबसे पहले है जी साजगार इंजीनियरिंग, साजियो। इसकी प्राइस है 200 रुपए, बुक वैल्यू है 32 रुपए। प्राइस बुक वैल्यू से तो बहुत ज्यादा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 50 रुपए से उठ के कुछ अरसे में 200 पे आया है, यानी कि इतनी ग्रोथ इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। तो बहुत साफ बात है, हम इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने का इरादा नहीं रखते, लेकिन जिस तरह से शेयर चल रहा है, इसमें होने को और ग्रोथ भी हो सकती है। हम वैसे नए इन्वेस्टर्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें बहुत जबरदस्त मूव बनी हुई है, और कोई पता नहीं ये कितना ऊपर निकल जाए। तो जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने के शौकीन हैं वो इसको देखें, लेकिन ज्यादातर लोग इसको अवॉइड करें, यही हमारा मशवरा है। इसने डिविडेंड दिया 4 रुपए का, डिविडेंड यील्ड तो 2 रुपए की है, लेकिन इनकी अर्निंग बेहतर होती जा रही है, तो अगले साल हम इनसे 8 रुपए का डिविडेंड कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड हो जाएगी 4%। इनमें फैसला वैसे भी डिविडेंड के हवाले से तो नहीं करना, फिर भी हमें लगा कि डिविडेंड यील्ड जो भी है वो बता तो देनी चाहिए। अब इनकी ईपीएस Q1 में अच्छी हुई, फिर Q2 में उससे अच्छी हुई, फिर Q3 में उससे ज्यादा अच्छी हो गई है। असल में इन्होंने Q1 से जो फोर व्हीलर हैं वो बेचनी शुरू की और वहां से इनकी कंपनी में टर्न अराउंड हुआ है। और इस हवाले से देखा जाए तो हमें तो ये लग रहा है कि अगले 4 क्वार्टर्स में इनकी ईपीएस 40 रुपए हो सकती है। और इनकी कोई खबर आई थी कि ये अब इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स भी बनाने लगे हैं, या बना चुके हैं, या जो भी है, और ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उस हवाले से हो सकता है इनकी ग्रेजुअली ईपीएस ऊपर जाती रहे, और शेयर की वैल्यू भी। ऑलरेडी बहुत रिस्की हो चुका है क्योंकि 50 से 200 पे आया है, और जैसे हमने कहा कि हम ना खुद इसमें इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं और ना किसी को मशवरा देंगे, लेकिन आपके सामने हमने पेश कर दिया है कि इतना रिस्की होने के बावजूद भी इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ ही चल रहा है, और इतना ऊपर आने के बाद भी इसको लॉक लग जाते हैं। तो आप अपने रिस्क को असेस करते हुए इसमें इन्वेस्ट करने का फैसला करना चाहते हैं तो कर लें। इसके बाद है जी एक्साइड पाकिस्तान, एक्साइड। प्राइस है जी 402 रुपए 34 पैसे, बुक वैल्यू है जी 743 रुपए 79 पैसे। प्राइस बुक वैल्यू से तो काफी कम है, उसकी वजह है कि डिविडेंड ही नहीं देते ज्यादा। डिविडेंड दिया 10 रुपए, जो कि डिविडेंड यील्ड 2% बनती है। ईपीएस थोड़ा बेहतर हो रहा है, तो हमें लगता है अगले साल 20 रुपए का डिविडेंड दे देंगे, लेकिन फिर भी डिविडेंड यील्ड 4% ही बनेगी। लेकिन क्योंकि ईपीएस काफी बेहतर हो रहा है, तो इसमें ऊपर जाने की गुंजाइश हमें नजर आती है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगेन वही बात है कि हम जाती तौर पे ग्रोथ शेयर्स में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। हम सिर्फ आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर आप हमारी इंस्टिंक्ट्स पे चलना चाहते हैं तो आप डिविडेंड यील्ड टीयर 1 को ही प्रेफर करें, लेकिन अगर आप रिस्क लेने का इरादा रखते हैं तो फिर आप बेशक देख लें इनको। उसके बाद है जी फौजी सीमेंट, एफसीसीएल। इसकी प्राइस है 18 रुपए 86 पैसे, बुक वैल्यू है जी 26 रुपए 57 पैसे। तो अच्छा है, प्राइस बुक वैल्यू से कम है। डिविडेंड तो कुछ नहीं देते, ईपीएस भी थोड़ी बेहतर हो रही है, फिर इनकी कैपेसिटी अभी इंक्रीज हुई है,
तो हो सकता है फ्यूचर में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो और कोई पता नहीं आगे जाके कहीं पे डिविडेंड देना शुरू भी कर दें। तो अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। वैसे भी सीमेंट सेक्टर पूरा ही ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। फिर है जी ठट्टा सीमेंट। 18 रुपए 22 पैसे इसकी कीमत है। 29 रुपए 93 पैसे बुक वैल्यू है। डिविडेंड शिविडेंड कोई नहीं देते, लेकिन इनका भी बायबैक चल रहा है और इसमें हमें काफी गुंजाइश नजर आ रही है। अगेन असेसमेंट के लिए आप बायबैक की वीडियो देख लें, और हमने भी इसमें कुछ इन्वेस्ट किया है। फिर है जी फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम। इसकी प्राइस है 24 रुपए 56 पैसे। इसकी बुक वैल्यू है 39 रुपए 13 पैसे। प्राइस बुक वैल्यू से काफी कम है। डिविडेंड कोई नहीं देते, और अभी लास्ट क्वार्टर में इनकी ईपीएस बहुत अच्छी आई है। अब हम अपनी डेली वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एकेडी की रिसर्च ने एक अंदाजा लगाया है, और उनकी एस्टिमेट्स के मुताबिक या उनकी वर्किंग के मुताबिक ये अगले 4 क्वार्टर्स में इस ईपीएस को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर अगले 4 क्वार्टर में इसकी 16 रुपए की ईपीएस हो गई तो ये डिविडेंड भी दे सकते हैं। हमें लगता है कि इतनी ईपीएस के बाद 2 रुपए का डिविडेंड तो दे ही देंगे। लेकिन अगर ईपीएस सचमुच इतनी ज्यादा होती है तो इस शेयर में ग्रोथ का बहुत इम्कान मौजूद है, और हमने भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इसमें करके रख ली है। अच्छा, आपने ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करना कि हमने इन्वेस्टमेंट की है। हम कभी कभी बता देते होते हैं अपना कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखाने के लिए उस शेयर में, लेकिन हमारा कोई पता नहीं होता हम 2 दिन बाद ये शेयर बेच दें, क्योंकि ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आमतौर पे नहीं होते। हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स ही होते हैं। तो इसलिए आपने खसूसन ग्रोथ वाले शेयर्स ये सोच के नहीं करना कि हमने भी बात कर दी कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। आपने अपना फैसला खुद करना है, वरना ऐसा ना हो कि दोनों सर पकड़ के रो रहे हों। फिर है जी फौजी फूड्स, एफएफएल। इसकी प्राइस है 8 रुपए 96 पैसे। बुक वैल्यू है 4 रुपए 17 पैसे। अभी रिसेंटली ये ब्रेक इवन पर आए हैं, प्रॉफिट तो अभी भी नहीं हो रहे, और उसके बारे में हम बयान कर चुके हैं अपनी वीडियोस में। आप देखना चाहें तो हमारी डेली वीडियो में सर्च कर लें। लेकिन इन्होंने अपने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में बताया कि अगले 5 साल में बहुत ज्यादा ग्रो करने का प्लान रखते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको 5 साल की प्लानिंग करके कुछ शेयर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे। उसके बाद है जी मारी पेट्रोलियम। इसकी प्राइस है 1718 रुपए 72 पैसे। इसकी बुक वैल्यू है 1262 रुपए 54 पैसे। बुक वैल्यू से ऊपर है। फिर डिविडेंड दिया 147 रुपए का। 9% डिविडेंड यील्ड है, और एडजस्टेड यील्ड भी 9% ही है, और अर्निंग तो बहुत ही जबरदस्त चल रही है इसकी। अब ये टीयर 2 डिविडेंड स्टॉक्स में भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि डिविडेंड ज्यादा नहीं देते, मूड हो तो और भी कम ना कर दें। फिर भी हमें लगता है कि इसमें किसी भी टाइम पे मूव बन सकती है। लेकिन ये कोई भी टाइम जो है, ये 1 साल बाद भी आ सकता है, 2 साल बाद भी आ सकता है। उस हिसाब से हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कुछ शेयर्स इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद है जी सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइंस, एसएनजीपी। इसकी प्राइस है 64 रुपए 32 पैसे। बुक वैल्यू है 68 रुपए 26 पैसे। तो बुक वैल्यू के आसपास ही है। डिविडेंड पिछले 4 क्वार्टर्स में काफी कम दिया, पहले ज्यादा दे रहे थे लेकिन अब कम कर दिया है, 1.5 रुपए का हो गया है। डिविडेंड में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें लगता है गैस प्राइस इंक्रीज के बाद इनको जो पैसे मिलेंगे तो इनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि ये पीपीएल, ओजीडीसी और पीएसओ के पैसे रिलीज करें, और वो पैसे रिलीज करने की वजह से हो सकता है ये आने वाले 1-2 सालों में कोई खास डिविडेंड ना दे सकें। फिर भी इनकी ईपीएस बेहतर है, प्राइस अर्निंग भी ठीक है, तो इसमें ग्रोथ हो सकती है। डिविडेंड यील्ड इसमें बहुत ज्यादा हमें नजर नहीं आ रही इस वक्त, लेकिन ग्रोथ हो सकती है। वैसे तो काफी ऊपर आ चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में और ऊपर जा सकता है। उसके बाद है जी अटक रिफाइनरी, एटीआरएल। इसकी प्राइस है 316 रुपए 56 पैसे। बुक वैल्यू है 1029 रुपए 61 पैसे, यानी कि प्राइस बुक वैल्यू से 3 गुना कम है। डिविडेंड दिया 12 रुपए 50 पैसे का, और डिविडेंड यील्ड है जी 4%। लेकिन पिछले सालों में इन पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि ये अपने डिविडेंड ज्यादा दे नहीं सकते। अब वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, तो अब पता नहीं कितना डिविडेंड देंगे। पिछले कुछ क्वार्टर्स में ईपीएस बहुत जबरदस्त हो गई है इनकी। पिछले 4 क्वार्टर्स में ईपीएस मिलाएं तो 313 रुपए की बन रही है, और इट हैपन्स ओनली इन पाकिस्तान। आप अमेरिका में नेस्डैक के किसी इन्वेस्टर को बताएंगे कि एक शेयर है जो कंपनी भी बहुत जबरदस्त है, अच्छी मानी जाती है, अच्छी समझी जाती है, और बहुत अरसे से अच्छा कमा भी रही है। आप उसको बताएं कि उसके लास्ट 4 क्वार्टर्स की ईपीएस है 313 रुपए 15 पैसे, और आगे भी आउटलुक अच्छा लग रहा है, और उसकी प्राइस है 316 रुपए 56 पैसे। वो कहेगा पूरा पाकिस्तान पागल है। मतलब पूरे पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स पागल हैं। सिर्फ थियोरेटिकली हम बात कर रहे हैं कि वो ये कहेगा कि हर शख्स को अपना सारा पैसा इस शेयर में लगा देना चाहिए। फाइनेंशियल लॉजिक को देख के, बिजनेस लॉजिक को देख के
कारोबार को देख के, कारोबारी असूलों को देख के यही एडवाइस दी जाएगी कि ये शेयर अपने पुराने रेट से डबल होने के बावजूद भी अभी भी तकरीबन समझ लें मुफ्त ही मिल रहा है। अब क्योंकि इनकी डिविडेंड की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, लेकिन इनको रिफाइनरी अपग्रेडेशन के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, फिर भी पहले से तो बहुत बेहतर डिविडेंड देने की हमें उम्मीद है। लेकिन हमने बहुत ही कंजर्वेटिव होकर कहा है, हमारे मुताबिक अगले 4 क्वार्टर्स में कम से कम 30 रुपए का डिविडेंड इनको देना ही चाहिए। नहीं देंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मुताबिक देना चाहिए। और अगर इतना दिया तो डिविडेंड यील्ड बनेगी 9%। उससे ऊपर जितना भी दिया तो डिविडेंड यील्ड बढ़ती जाएगी। ये आपको जनवरी में पता लगेगा जब उनके 6 महीने के रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि अटक ग्रुप साल में 2 दफा डिविडेंड देता है। वहां पे अगर इन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड दिया तो उम्मीद कर सकते हैं कि साल के आखिर में टोटल 30 रुपए का देंगे। अगर वहां पे इन्होंने 20 रुपए का दिया तो फिर साल के आखिर में 50-60 की उम्मीद हो जाएगी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें लगता है कि जनवरी तक चांसेस हो सकते हैं कि ये शेयर थोड़ा ऊपर निकल जाए। और अगर इसमें डिविडेंड ये ज्यादा नहीं भी देते, इसकी सिर्फ ईपीएस के हवाले से बात करें और प्राइस अर्निंग इसकी नाकाबिले यकीन है, 1 रुपया, उस हवाले से आने वाले क्वार्टर्स में ये हमारा फेवरेट शेयर है। इस शेयर के बारे में इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर है जी नेशनल रिफाइनरी एनआरएल। इसकी प्राइस है 293 रुपए 16 पैसे। बुक वैल्यू है 432 रुपए 66 पैसे। बुक वैल्यू से नीचे है प्राइस। डिविडेंड 15 रुपए का दिया तो डिविडेंड यील्ड बनी 5%, लेकिन ईपीएस इसका भी बेहतर हो रहा है, तो हमें उम्मीद है ये भी डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं। हमने तकरीबन 25 की एस्टिमेशन की है, लेकिन जैसे अटक रिफाइनरी की बात की, हो सकता है वो भी ज्यादा दे दें, हो सकता है ये भी ज्यादा दे दें, लेकिन अभी थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके ही असेसमेंट की है, तो ये भी बेहतर है। लेकिन अगर हमने एक कोई चूज करना होगा रिफाइनरी में तो वो एटीआरएल होगा, और दूसरा चूज करना होगा तो वो पीआरएल होगा। पाकिस्तान रिफाइनरी पीआरएल, इसकी प्राइस है 25 रुपए 32 पैसे। बुक वैल्यू है 40 रुपए 25 पैसे। तो प्राइस बुक वैल्यू से कम है, डिविडेंड देते नहीं है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सिर्फ ग्रोथ के हवाले से होगा। पिछले क्वार्टर में ईपीएस बहुत बेहतर हो गई है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसको मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये 2-3 सालों में अपनी कैपेसिटी को डबल कर लेंगे, तो लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद है जी निशात मिल्स एनएमएल। इसकी प्राइस है 80 रुपए 62 पैसे और इसकी बुक वैल्यू है 387 रुपए 28 पैसे। शायद हमने जितनी भी कंपनीज देखी उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो सबसे कम इसी की है, और उसकी वजह यह है कि बेतहाशा कमाते हैं, डिविडेंड कोई नहीं देते, और उसी वजह से प्रेशर में रहता है। पिछले साल भी 40 से ज्यादा रुपए कमाए और 5 रुपए का डिविडेंड दिया। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, और आगे भी हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि इनकी डिविडेंड यील्ड बेहतर होगी। लेकिन ईपीएस बेहतर हो रहा है, प्राइस अर्निंग इसकी भी बहुत कम है। ये भी एक जमाने में 150 तक ट्रेड किया करता था, तो इसमें ग्रोथ की गुंजाइश काफी मौजूद है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगले 12 महीने में ही ग्रोथ हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की गुंजाइश इसमें काफी मौजूद है। उसके बाद है जी टॉवलर्स लिमिटेड। इसकी प्राइस है 204 रुपए 91 पैसे। बुक वैल्यू है 317 रुपए 12 पैसे। डिविडेंड है जी 13 रुपए। डिविडेंड यील्ड 6%। अगले साल भी डिविडेंड ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनीज वैसे ही डिविडेंड बहुत कम देती हैं। ईपीएस 4 क्वार्टर्स की 125 रुपए 95 पैसे है, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन कोई पता नहीं, अगर अगले क्वार्टर्स में इसकी ईपीएस कम होनी शुरू हो जाए तो ये नीचे भी आ सकता है, क्योंकि हाई भी काफी हो गया है ना। लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना हाई की कोई लिमिट होती है और ना ही लो की। फिर है जी सिक्योरिटी पेपर्स एसईपीएल। इसकी प्राइस है 132 रुपए 23 पैसे। बुक वैल्यू है 126 रुपए 43 पैसे। प्राइस बुक वैल्यू से तो ऊपर निकल गई है। डिविडेंड 4 क्वार्टर्स में दिया 11 रुपए। डिविडेंड यील्ड है 8%। एडजस्टेड यील्ड है 9%, क्योंकि ईपीएस बेहतर हो रही है तो शायद डिविडेंड थोड़ा सा बेहतर कर दें। ये टीयर 2 के स्टॉक्स में भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इसमें ग्रोथ भी हो सकती है। और आखिरी है जी 45वां शेयर कोहिनूर मिल्स केएमएल। इसकी प्राइस है जी 48 रुपए 5 पैसे। इसमें वॉल्यूम्स ना होने के बराबर लगते हैं। बुक वैल्यू है जी 154 रुपए 97 पैसे, तो इसकी प्राइस भी बुक वैल्यू से बहुत कम है। लास्ट 4 क्वार्टर्स में डिविडेंड दिया 3 रुपए, तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छी नहीं है। कमाई इनकी बहुत जबरदस्त है, 38 रुपए 85 पैसे लास्ट 4 क्वार्टर्स का ईपीएस है, और उसमें से सिर्फ 3 रुपए डिविडेंड दिया। प्राइस अर्निंग भी बहुत कम है। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारे शेयर्स की प्राइस अर्निंग बहुत कम है, लेकिन क्योंकि वो डिविडेंड देते ही नहीं, इसलिए उसकी प्राइस इतनी बढ़ती नहीं है। लेकिन फिर भी ये ऐसा शेयर है कि हो सकता है एक साल इसी रेट पे ऊपर नीचे रहे और फिर एक महीने में डबल हो जाए। तो लॉन्ग टर्म में आप इसमें कुछ ना कुछ शेयर्स, बेशक 500 शेयर्स खरीद के रख सकते हैं।
और ऐसा क्यों हो सकता है, हम आपको उसकी एक एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। इन्हीं की एक और कंपनी है कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स। इसको हम रिकमेंड नहीं कर रहे, ये हमारे 45 शेयर्स में शामिल नहीं है। हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि इसकी प्राइस है 91 रुपए 30 पैसे, इसकी बुक वैल्यू है 88 रुपए और इसने पिछले कुछ अरसे में कोई डिविडेंड नहीं दिया। सेम ग्रुप की कंपनी है, वो अपनी बुक वैल्यू से ऊपर निकल गई है और उसकी ईपीएस भी कम है। देखें, केएमएल की ईपीएस है 38 रुपए और केटीएमएल की ईपीएस है 10 रुपए। क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये हैं वो स्टॉक मार्केट के धोखेबाजियां कि अच्छे शेयर्स को नीचे रखा जाता है और हल्के शेयर्स को ऊपर ले जाया जाता है। अब केटीएमएल में हुआ क्या है, इसके लिए आप बायबैक वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें इनके शेयर्स बायबैक किए हैं कंपनी ने और बड़े अरसे इसकी प्राइस 50 से 60 रुपए के आसपास रही, यानी कि केएमएल के पास ही थी। जब वो बायबैक कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद इसमें एकदम मूव बनी है और कुछ अरसे में ही ये 60 से 91 पे चला गया है। तो बायबैक की वजह से कभी कभी ये होता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो उस शेयर में से निकल जाते हैं और फिर वो शेयर्स या तो कंपनी के पास चले जाते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ऐसे शेयर्स को बेचने वाले लोग कम होते हैं, जब बेचने वाले कम होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। फिर ये भी हो सकता है कि पैसे कमाने के लिए इस शेयर को सिलेक्ट कर लिया गया हो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि लॉजिकली वे में अगर ये शेयर 91 पे है तो केएमएल क्यों 91 पे नहीं है। लेकिन वही बात कि हो सकता है कि वो एक साल तक 50 पे ही रहे और फिर एक साल के बाद कोई एक महीना आए जहां से वो 50 से एकदम 100 पे चला जाए। तो इसलिए हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में केएमएल में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें वॉल्यूम्स नहीं लगते। अगर आप ट्रेडर हैं या आपको किसी भी दिन इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है कि आपको बेचना पड़े, तो फिर आप इससे दूर रहें, वरना आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पे जी हमारे 15 ग्रोथ स्टॉक्स भी खत्म हुए। यानी कि 15 हमने आपको डिविडेंड यील्ड टियर 1 के स्टॉक्स बताए, 15 हमने आपको डिविडेंड यील्ड टियर 2 के स्टॉक्स बताए यानी कि जिनकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है, और आखिर में 15 ग्रोथ वाले शेयर्स बताए। अब इनके अलावा भी बहुत से शेयर की डिविडेंड यील्ड इनसे बेहतर हो सकती है, बहुत से दूसरे शेयर्स की ग्रोथ इनसे ज्यादा हो सकती है। हमने अपनी असेसमेंट के मुताबिक आपके सामने रखा है। अब ये आपकी मर्जी है और आपका फैसला है कि आप इनमें से किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं। वैसे तो ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए खास तौर पे बनाई जो ये सोच रहे हैं कि क्या आज भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, और उनके सामने इन्वेस्ट करने के रूल्स भी हमने बयान कर दिए पहले पार्ट में। तो वो सोच समझ के अपनी मर्जी के मुताबिक अगर चाहें तो इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमें यकीन है कि जो लोग बड़े अरसे से हमें फॉलो कर रहे हैं या जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है, उनको भी इन शेयर से अफाका होगा। तो ये वाली जो वीडियो है 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हमने पिछले कुछ अरसे में बनाई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कहेंगे पावर सेक्टर वाली वीडियोस थी, उसके बाद शुगर सेक्टर की थी, उसके बाद बायबैक वाली थी, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो भी दोस्त या जानने वाले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वीडियोस आप उन तक जरूर पहुंचाएं। वैसे तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उनको हमारे चैनल तक भी ला सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये 4 वीडियोस और खसूसन ये 45 शेयर वाली वीडियोस, ये आप अपने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। खुश रहें और अपने अमल पर तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।